हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ही के एग्ज़ाम बचे हैं, जैसे 11 अप्रैल को आपका चित्रकला का एग्ज़ाम है और उसी के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चैप्टर 8 के हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि चैप्टर 8 है वो आपको कितने अंक देने वाला है। तो 2.5 मार्क्स आपको देने वाला है, यानी 2.5 अंक का चैप्टर है बच्चों। और लास्ट ईयर देखो 2 चैप्टर हटे हुए थे, तो अंक विभाजन है वो डिफरेंट था बच्चों। लास्ट ईयर इस चैप्टर में सिर्फ 2 अंक का बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1/2 प्लस 1/2 के, और ये हो गया 1 नंबर। और एक क्वेश्चन आएगा आपके एक सही 1/2 यानी 1.5 1.5 नंबर का आएगा। तो आपके 2.5 नंबर ऐसे पूरे होंगे इस बार। इसके जो मार्किंग है वो ध्यान में रखना। 2 क्वेश्चन आएंगे 1/2 के 1/2 के। देखो मैंने पैटर्न डाला है, पीछे जाके आप वीडियोस में देख सकते हो मेरे चैनल पे। आपके जो पहला खंड होता है, खंड ए, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले क्वेश्चन में 1/2 के और 6 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। 1/2 के 6 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे क्वेश्चन में वो जो 6 क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस तरह के आएंगे जो पहले मैंने दिए हैं, ए ब सैदा वाले आएंगे 6 क्वेश्चन। फिर दूसरे क्वेश्चन में आएंगे आपके 1/2 के और 4 क्वेश्चन आएंगे जो फील ब्लैंक के आएंगे, यानी रिक्त स्थान वाले आएंगे। और फिर तीसरे क्वेश्चन में आएंगे आपके 1/2 के 6 क्वेश्चन आएंगे, और वो आएंगे 1 लाइनर। यानी जैसे ये पहला क्वेश्चन है बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है, तो उसमें आपको लिखना होगा बिहार की लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी है, ऐसे 1 लाइन कंप्लीट करनी है। तो 1/2 के हिसाब से आपके पूरे पेपर में 8 नंबर का आने वाला है बच्चों, ठीक है। लेकिन बात आज हम करते हैं 8 के चैप्टर की, तो ये आपका है 2.5 यानी 2.5 मार्क्स का आपका है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन 1.5 के 2 आएंगे और 1.5 का 1 आएगा, यानी आपके 2.5 ऐसे कंप्लीट होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है, तो इसमें देखिए बच्चों एबेसेडे दे रखे हैं, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा मधुबनी। दूसरा है पिछवाई चित्रकला राजस्थान में किस नगर से संबंधित है? तो नाथद्वारा से। गोंड और साबरा लोकप्रिय चित्रकला परंपरा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय चित्रकला परंपरा प्रचलित है, तो ये पता ही है आपको बाबूजी की फड़, तो ये हमारे राजस्थान की है। मिथिला चित्रकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा है। मिथिला का दूसरा नाम मधुबनी है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करवा रखा है इसमें, बताया कि मिथिला और मधुबनी पास पास 2 नगरियां थी, ठीक है ना। फिर देखिए मधुबनी चित्रकला में कुल देवी काली का चित्र कहाँ बनाया जाता है? तो ये कुल देवी काली का जो चित्र है वो घर के पूर्वी भाग में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारली चित्रकला में चित्रों को घरों की मिट्टी की बनी हुई रंगीन दीवारों पर किससे बनाया जाता है? तो एक परंपरा है ये, आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं, चावल के आटे से, ठीक है। वर्ली चित्रों में चौक पर किस मातृ देवी की आकृति को दिखाया जाता है? तो पालाघाट देवी का चित्रण होता है, ठीक है। फिर देखिए वर्ली चित्रों में चौक पर पालाघाट देवी किस देवी का प्रतिनिधित्व करती है? जो चौक पूरते हैं ना वर्ली में, स्टेप बाय स्टेप विशेषताएं इसकी आ सकती है क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है ये, 1.5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने जो एक्सप्लेनेशन पीछे डाल रखा उसमें देखना कि जो चौक पर पालाघाट देवी बनती है, चित्र बनता है, वो देवी होती है अनाज की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है। अनाज की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है। पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं तो ये राठौर भील समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं। पिथौरा चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो गुजरात के पंचमहल में बनाए जाते हैं, ठीक है। कपड़े पर और ताड़ के पत्ते पर और कागज पर बनाए जाने वाले जो चित्र हैं उनको क्या कहते हैं?
पात चित्र कहते हैं। ये कपड़े पे भी बनते हैं, ताड़ के जो पाम लीफ होती है वहाँ पे भी, और कागज़ पे भी बनते हैं। पात पर काम करना एक खानदानी व्यवसाय है, तो पतवा लोगों का खानदानी व्यवसाय है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में जो परंपरागत लोकप्रिय चित्रकला विद्यमान है उसे क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है, फड़ चित्र कहा जाता है। फड़ चित्र कपड़े पे बनते हैं। अगर पूछा जाए इसका माध्यम तो कपड़े पे होगा पहला आपका। और ये किस आकार में होते हैं? तो लंबे और क्षैतिज आकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ चित्र परंपरा में देवी देवताओं के बीच में जो वीर पुरुषों की आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें भूमिया कहते हैं। ठीक है, भूमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ चित्र का कार्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों, फड़ चित्रण का कार्य यानी कपड़े पे, कागज पे जो फड़, ज्यादा तो ये कपड़े पे ही चित्रित होती है, मोस्ट तो ये कपड़े पे ही होती है। तो कपड़े के ऊपर जो चित्र बनते हैं ना, वो बनाने का काम जोशी जाति के लोग, यानी ये कपड़े पे ही बनते हैं चित्र, तो जोशी जाति के लोग बनाते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, फड़ चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जोशी जाति के द्वारा। फड़ चित्रों का प्रदर्शन, गायन या वाचन बोल सकते हैं, किन लोगों के द्वारा? तो वो भोपा लोगों के द्वारा। भोपा जो कम्युनिटी है, भोपा जो कास्ट है, वो इसका प्रदर्शन करते हैं और इसका वाचन करते हैं, इसको गा के और इसको सुनाते हैं, इसका प्रदर्शन करते हैं, एक नाटक सा करते हैं, गा गा करके उसमें सुनाते हैं। फिर आएंगे हमारे रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन आएंगे, फील ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, फील ब्लैंक के क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में से ही बनेंगे, फिर भी मैंने 4-5 यहाँ पे डाले हैं। बहुत सी लोकप्रिय मूर्तिकला परंपराओं में खालिस्तान मूर्तिकला वह है जो मोम को हटाकर बनाई जाती है, ढोकरा कास्टिंग। और ढोकरा कास्टिंग इस बार बच्चों इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है इस बार ढोकरा कास्टिंग, क्योंकि ढोकरा कास्टिंग की जो प्रोसेसिंग है ना, वो पूछ लेंगे 1.5 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आपके चैप्टर में है, मैंने बहुत ही किताब में जो दे रखा है आपका, उसको मैंने इजी वे में बना के मेरे चैनल पे डाल रखा। 8 का चैप्टर पीछे देखना आप, ढोकरा कास्टिंग एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि मोम को हटाकर बनाई जाती है। तो मोम को हटाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए जो ढांचा, जो मोल्ड बनाते हैं, वो अगर आप किताब में देखते हो तो एक बार उलझ के रह जाओगे आप। ठीक है, किताब में से ही मैंने इसका सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉर्ट किया है, थोड़ा सा इसको इजी किया है। जरूरी है बुक्स हमारे लिए, बुक में से ही है ये सारे क्वेश्चन, थोड़े से लैंग्वेज इजी कर दी है। तो जो मैंने समझा है उसमें एक बार पढ़ते ही एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरा 1.5 नंबर का लिख दोगे। तो जो मोल्ड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर लेप करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इसमें उसके ऊपर है ना एक मोम की परत चढ़ाते हैं, मोम की परत के ऊपर फिर से एक मिट्टी और अच्छे गोबर की, मतलब अच्छी मिट्टी की, एक नदी के किनारे से मिट्टियाँ ला करके वो चढ़ाते हैं लेप, फिर वो मोल्ड बन गया, ढांचा तैयार हो गया। और फिर क्या करते हैं ये लोग, उसको ताप में, यानी उसको टेम्परेचर देते हैं, जलती हुई भट्टी में उसको डालते हैं। तो जो मोल्ड है मिट्टी का वो पक्का हो जाता है सूखने के बाद, उसके अंदर मोम है, मोम के ऊपर फिर से एक परत है मिट्टी की। तो जो गर्म होगा तब मोम पिघल के बाहर आ जाएगा, इससे कहते हैं लुप्त मोम प्रक्रिया, यानी मोम है वो पिघल के बाहर आ गया और वो क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। या ऐसे बोलते हैं मोम को हटाकर बनाई जाने वाली प्रक्रिया, मोम हट गया। जहाँ से मोम हटा है उस मोल्ड में से, ढांचे में से, वहाँ जगह रह गई। ठीक है। और एक बात और बीच में, कि जो मिट्टी का ढांचा बनाते हैं उस पे मोम की परत चढ़ाते हैं, मोम की परत चढ़ाने के बाद मूर्ति का आकार दे देते हैं उसमें, क्योंकि मोम है उसमें हम मन चाहे आकृति बना सकते हैं। और उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, आँख, नाक, कान मूर्तियों की जो है वो सारी बना के फिर उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप करते हैं। फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप क्यों करते हैं? क्योंकि जो आँख, नाक, कान मोम में बनाए हैं वो मिट्टी से ही बन जाए, तो वो पूरा मूर्ति का स्वरूप बन जाता है, एक मोल्ड बन जाता है, ढांचा बन जाता है। फिर उसको भट्टी में डालते हैं तो मोम पिघल के बाहर आ जाती है। और जब मोम पिघल के बाहर आती है तो उस ढांचे में जो जगह रहती है ना, उस जगह में, उस गर्म ढांचे में ये लोग है ना, जिस धातु से, जैसे कॉपर से, तांबे से बना रहे हैं या कांसा से बना रहे हैं, वो धातु भर देते हैं उसके अंदर। गर्म मोल्ड है, धातु अंदर भर दी है, धातु पिघल करके मूर्ति का स्वरूप ले लेगी और मूर्ति तैयार हो जाती है। फिर क्या करते हैं, इस मोल्ड को ये हटाते हैं तो ये मोल्ड जो ढांचा है वो टूट जाता है। इसमें बस एक ही समस्या होती है कि इनको जब भी जो भी मूर्ति बनानी पड़ती है उसके लिए हर बार इनको नया ढांचा बनाना पड़ता है,
क्योंकि जब ये भट्टी से बाहर निकाल के उस मूर्ति को बाहर निकालते हैं तो मिट्टी को हटाते हैं तब वो टूट जाता है। तो बहुत ही मैंने इजी वे में समझा रखा है। 1.5 नंबर यहाँ से आपके पक्का होने वाला है, आप ध्यान से इसको पढ़ोगे। पीछे मैंने डाल रखा 8 का चैप्टर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर टेराकोटा के बारे में थोड़ा छोटा क्वेश्चन ही पूछ लिया, ऊंचाई पूछा है, तो मेरे को लग रहा है ढोकरा कास्टिंग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर के धातु शिल्पकार खालिस्तान कहलाते हैं। तो बच्चों इसी चैप्टर में से है, ये घड़वा में से ढोकरा वाले में है कि वो घड़वा कहलाते हैं। ठीक है, तो मूर्तियों का देश भर में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम खालिस्तान है। जो पकाई हुई मिट्टी नाम आ जाए वहाँ जस्ट टेराकोटा होगा, क्योंकि टेराकोटा कहते ही किससे हैं, पकाई हुई मिट्टियों को कहते हैं। बच्चों हमारे देश में हमेशा से ही उस स्थानीय ज्ञान का भंडार रहा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए होता रहा है हस्तांतरित। ये लाइन है हमारे चैप्टर में, मैंने यहाँ डाल दिया इसका फिल ब्लैंक बना के, क्या पता पूछ लिया जाए। मिथिला पेंटिंग को खालिस्तान पेंटिंग भी कहा जाता है, लास्ट ईयर पूछा है बच्चों। मधुबनी कहा जाता है, लास्ट ईयर आ गया है। मिथिला कलाकार चित्रों में खालिस्तानों को पसंद नहीं करते थे, लास्ट बार शायद ये क्वेश्चन भी आ गया है, फिर भी आप इसको देख लोगे, क्या पता आया है कि मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बताने की कोशिश करूंगी आपको फिर से। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत में ये छोटे क्वेश्चन शुरू होते हैं वन लाइनर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस कला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया? तो हस्तकला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, चित्रकारी की कोई 2 लोकप्रिय परंपराओं के नाम? तो बहुत सारी लोकप्रिय परंपराएं हैं इस चैप्टर में, तो आप 2 पूछा है तो 2 बता दोगे, 3 पूछे तो 3। मिथिला चित्र परंपरा बिहार की है, वोरली चित्र परंपरा महाराष्ट्र की है, फट चित्र परंपरा बता सकते हो राजस्थान की है, और बिपाटा चित्रकला है, गोंड है, सब पढ़ी हैं हमने इस चैप्टर में। पतुआ लोगों को क्या कहा जाता है? पढ़ा आपने, पीछे मैंने डाल भी रखा है, चित्रकार कहा जाता है पतुआ लोगों को। पात चित्रों में आमतौर पर कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो जो पात चित्र बनाए जाते हैं उनमें स्थानीय रंगों से, जो स्थानीय चीज़ों से जो रंग प्राप्त होते हैं, जो जैविक रंग होते हैं वो लगाए जाते हैं, सफ़ेद, काले, पीले और लाल रंग के। ठीक है, पात के चित्रों में ताड़ के पत्ते पर जो पांडुलिपि दिखाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? खड़ताल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, फट चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? तो पता ही है आपको सॉरी, फट चित्र हैं जो राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, राजस्थान भीलवाड़ा। फट चित्रों में चित्रित किए जाने वाले किन्हीं 2 वीर पुरुषों के नाम तो आप लिख सकते हो, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, राम नारायण जी, इस तरह से। ढोकरा मूर्ति क्या है? ढोकरा मूर्ति वह है जो मोम को हटाकर बनाई जाती है, यानी लुप्त मोम प्रक्रिया। मैंने पूरी प्रोसेसिंग अभी आपको बताई है। बस्तर के धातु मूर्ति शिल्पकार क्या कहलाते हैं? घड़वा कहलाते हैं। ये भी ढोकरा कास्टिंग में है, मैंने डाल रखा है पूरा क्वेश्चन। बस्तर के धातु शिल्पकार घड़वा कहलाते हैं। गढ़वा से क्या अभिप्राय है? आकृति निर्माण करना। वहाँ के जो छत्तीसगढ़, बस्तर, वहाँ के जो कलाकार हैं ना, वो क्या करते हैं, मूर्तियाँ हैं, कोई भी पूजा के लिए जो सामग्रियाँ हैं, ये उनको बनाते हैं। तो आकृति निर्माण का कार्य ये लोग करते हैं। तो स्थानीय बोलचाल में वहाँ के लोग इनको क्या कहने लगे? घड़वा कहने लगे। तो घड़वा का शाब्दिक अर्थ पूछे, तात्पर्य पूछे तो आकृति निर्माण का कार्य आएगा। टेराकोटा क्या है? पकाई हुई मिट्टी टेराकोटा होती है। ढोकरा ढलाई मूर्ति परंपरा भारत के किन क्षेत्रों में प्रचलित है? ये पूरा प्रश्न करोगे ना तब ये सारी चीजें पहले लिखनी पड़ेगी। ढोकरा ढलाई की तकनीक भारत के बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो मिदनापुर क्षेत्र है वहाँ प्रचलित है। इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घड़वा कौन होते हैं? ये आ गई बात, अलग से अगर पूछ लिया जाए तो। वैसे ढोकरा कास्टिंग में डालना है आपको। बस्तर के धातु शिल्पकार घड़वा कहलाते हैं, एक बात हो गई। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर घड़वा का जो शाब्दिक अर्थ है वो आकृति निर्माण के कार्य से, 2 बात हो गई। पारंपरिक रूप से घड़वा शिल्पकार ग्रामवासियों के लिए दैनिक उपयोग, बर्तन आपूर्ति के लिए आभूषण भी बनाते थे, दैनिक उपयोग में काम में आने वाले बर्तन भी बनाते थे। इसके अलावा ये आभूषण बनाते थे। स्थानीय सम्मान प्राप्त जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, पूजा के लिए सर्प, हाथी, घोड़े आदि ये बनाते थे, और इसलिए स्थानीय लोग इनको घड़वा कहने लगे बच्चों। नेक्स्ट है, भारत में किन किन क्षेत्रों में टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर, असम, कच्छ, उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, गंगा का मैदान, मध्य भारत आदि। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा टेराकोटा की अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। टेराकोटा क्या है? पकाई हुई मिट्टी से जो मूर्तियां, जो सामान बनता है वो टेराकोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पतुआ लोगों के बारे में आप क्या समझते हैं?
तो पतवा लोगों को चित्रकार भी कहा जाता है, ये खालिस्तान में भी आ सकता है, पतवा लोगों को खालिस्तान भी कहा जाता है, चित्रकार। ठीक है, ये लोग उन समुदायों से संबंधित है जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वीरभूम, बांकुड़ा क्षेत्रों से के आसपास बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बस गए हैं। ठीक है, पात पर काम करना इनका खानदानी व्यवसाय है। यहाँ रेगिस्तान भी आ सकता है। पात पर काम करना कौन सी कम्युनिटी का या कौन से रेगिस्तान का खानदानी व्यवसाय है, तो पतवा लोगों का आ जाएगा। ये लोग गाँव में घूम घूम कर और अपनी जो पात चित्रकारी है उसको दिखाते हैं। उन पात चित्रकारियों में जो कथा होती है उसको ये गा गा के सुनाते हैं। उसके बाद पतुओं को कुछ नगद या फिर कुछ केस मतलब अन्य चीज़ों के रूप में या कुछ केस के रूप में इनको उपहार दिया जाता है। तो ये पतवा लोगों के बारे में जानकारी हो गई है। भारत में चित्रांकन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में चित्रांकन की कुछ लोकप्रिय परंपराओं के उदाहरण दीजिए। तो भारत में चित्रांकन की लोकप्रिय परंपराओं के उदाहरण आप दे दोगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ी ये सारी लोकप्रिय परंपराएं हैं। जैसे बिहार में मिथिला या मधुबनी आ जाएगी, महाराष्ट्र की वारली आ जाएगी, उत्तरी गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश की पिथौरो आ जाएगी, राजस्थान से पाबूजी की फड़ आ जाएगी और नाथ द्वारा के पिछवाई चित्र आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के गोंड और सवारा या साबरा बोल सकते हैं इसको, और उड़ीसा और बंगाल के पात चित्र हैं, ये इनके हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे पूछ लेंगे महाराष्ट्र की कला परंपरा का बताइए तो वोरली बताना है, उत्तरी गुजरात पश्चिम मध्य प्रदेश की बताइए तो पिथौरो बताना है, राजस्थान की पूछे तो पाबूजी की फड़, नाथ द्वारा की पिछवाई चित्र कहाँ के है तो नाथ द्वारा के हैं, मध्य प्रदेश की बताइए गोंड और सवारा या साबरा आ जाएगी, एक ही बात है, सवारा भी लिखा होता है साबरा भी, उड़ीसा और बंगाल की बताइए तो पात चित्र परंपरा आ जाएगी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो बच्चों, अभी जो हमने छोटे क्वेश्चन पढ़े हैं इनका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके इस बार लास्ट ईयर तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, क्योंकि पूरे सिलेबस में से 2 चैप्टर हैं, वो एक तो फर्स्ट का एक 7th का हटा हुआ था। इस बार वो दोनों चैप्टर भी ऐड हैं, तो अंक विभाजन है वो थोड़ा डिफरेंट है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस साल का। तो इस साल 2 क्वेश्चन तो मैंने बताया आपको कि 1.5 के आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आपके 1.5 का आएगा, मतलब 1.5 का आएगा 1.5 नंबर का। तो वो किस प्रकार के, तो वो राजस्थान की फड़ चित्रण कला को समझाइए, ये भी पूछ सकते हैं। डोकरा कास्टिंग क्या है समझाइए, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। वोरली पेंटिंग की विशेषताएं समझाइए, तो मैंने इनको पॉइंट टू पॉइंट डाला है। वोरली पेंटिंग को पहले क्या करते हैं इसमें, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। मिथिला पेंटिंग के बारे में विस्तार से समझाइए। अब ये 4 में से वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नीचे देखो लास्ट ईयर ये पूछे हैं। तो पढ़ना तो देखो गोंड कला और पिथौरा कला को भी है, बंगाल की पटचित्रण को भी आपको पढ़ना है, रीड तो करना है, करा होगा मैंने, बच्चों को याद करवाया है, मेरे स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको। तो ये एक बार तो रीड इनको भी करना है, लेकिन ये लास्ट ईयर पूछ लिए थे, मैं आपको बता दूं। लास्ट ईयर ये 2 अंक का एक क्वेश्चन आया था, इसी चैप्टर से 2 चीज़ें पूछी जाएगी। यहाँ तो देखो गोंड पिथौरा बंगाल की पटचित्र 3 पूछ लिए 2 क्वेश्चन में, और में आएगा अथवा में क्वेश्चन आएगा। जो आपको अच्छे तरीके से आए वो आपको करना होगा। इस बार इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, लेकिन 1 सही 1/2 का क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, गोंड कला पिथौरो बंगाल की पटचित्रण ये लास्ट ईयर पूछी है। तो लास्ट ईयर से नेक्स्ट है ना, वो बहुत कम चांस होते हैं रिपीट होने के, लेकिन छोड़ना नहीं है, बोर्ड क्लास है, रीड करके जाना है। मिथिला कला का अन्य नाम 1/2 का क्वेश्चन पूछ लिया, ये देखो 1/2 के हिसाब से क्वेश्चन। टेराकोटा क्या है, 1/2 के क्वेश्चन में पूछ लिए। फड़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से, तो ये 1/2 में। लास्ट ईयर ये था, ये देखो 3 क्वेश्चन है, ये तो थे 1.5 के, तो 1.5 हो गया, और एक था 2, यानी लास्ट ईयर ये चैप्टर आपका था 2 और ये हो गया 1.5, 3.5 का था। इस बार ये 2.5 का है। ठीक है, तो इस बार का जो अंक विभाजन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो, पूरे क्वेश्चन आप रीड करते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि इन क्वेश्चन से अलग कोई क्वेश्चन जाएगा। और बाकी तो देखो बोर्ड क्लास में ऐसे कोई लिखित में प्रूफ नहीं दे सकता कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कहती। हाँ, मैं कोशिश ये ज़रूर करती हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाऊँ। मैं जो क्वेश्चन करवाऊँ वो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हों, इस तरह से मेरी साइकोलॉजी रहती है।
और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। पढ़ना ज़रूर एक बार इसको, एग्जाम से पहले ज़रूर रीड करना, छोड़ना मत इसमें से किसी भी क्वेश्चन को, और अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छे आपके अंक आएंगे। तो ऐसे पॉजिटिव थिंक के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का।